चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ठीक है, तो आपको ये लिख लेना था भाई, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए। पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन CO एंड CO प्लस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। यहाँ में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 14 मिलेंगे और यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो 13 मिलेंगे। और 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना ही होता है? 3। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2.5। तो होना क्या चाहिए था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली रिलेशन होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए उसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है वो किसका ज्यादा होता है? CO का CO प्लस से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। CO प्लस में किसका बॉन्ड लेंथ, बाकी सब मॉलिक्यूल के लिए वो ये वैलिड होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, लेकिन CO और CO प्लस में CO का बॉन्ड लेंथ CO प्लस से ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें भाई, तो देखिए केमिकल जब बॉन्ड पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें दो प्रकार का बॉन्ड पढ़ना होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक तो वीक बॉन्ड पढ़ना होता है ना। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या होता है और वीक बॉन्ड में क्या होता है? तो देखिए अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात ही करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड, अच्छा बताइए, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? होती है। मैं बोला था जिस बॉन्ड के बनने के दौरान जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड उतना ही क्या होता है? मजबूत होता है, क्योंकि उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। तो देखिए मैं बोला था ना कि जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगा। अगर मान लो एक बॉन्ड बना, सपोज A और B, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ 20, और यहाँ में दूसरा बॉन्ड बना CD, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ 40। समझ पा रहे हैं ना? तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा? अगर सिस्टम से जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 40। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितना देना पड़ेगा? 20। समझ पा रहे हैं ना? तो जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा इस बॉन्ड से। क्लियर है ना? तो केमिकल बॉन्ड को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और दूसरा वीक बॉन्ड होगा। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? वीक बॉन्ड होगा। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक किसका बेसिस में बोल रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। मतलब जिस बॉन्ड को बनने में अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब उस बॉन्ड को हम लोग क्या भी बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलेंगे। तो अगर जिसका बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से क्या है? ज्यादा है, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी लग रही है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कंसिडर करेंगे। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी भाई? जिसकी बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल है, तो इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा? वीक बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आएंगे? आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, मेटेलिक बॉन्ड आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये सारे बॉन्ड हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वीक बॉन्ड में, तो देखिए वीक बॉन्ड में दो बॉन्ड होता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक वंडरवॉल फोर्स होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और कौन सा होता है? वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी, ध्यान देना, और हाइड्रोजन और वंडरवॉल फोर्स में कौन वीक होता है कौन स्ट्रॉन्ग होता है, वो ध्यान देना, ये दोनों वीक के कैटेगरी में आता है। लेकिन दोनों वीक में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, इसकी बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल तक के बीच में होता है। मतलब 42 से और 80 के 8 से ज्यादा और 42 से कम होता है। समझ पा रहे हैं ना? इस रेंज में आएगा। और वंडरवॉल फोर्स उसको बोलेंगे जिसकी बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम होती है। समझ पा रहे हैं ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी फर्दर दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है इंटरमोलिक्यूलर
H बॉन्डिंग, और एक का नाम होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्स में भी हम लोग कितने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि अगर मान लो मैं पूछूंगा कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में 6 किलो जूल एनर्जी लगा, मतलब वो बॉन्ड तो काफी वीक होगा और वो वंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी में जाए। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी 8 और 42 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। 42 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ में भी जो होगा वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये सब के बारे में हम लोगों को यहाँ में पढ़ना है। तो आप लिख सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन बोलिए। दूसरा हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये सब हम लोगों के बारे में पढ़ना है। तो कॉपी कर लीजिएगा कि जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं किसम फोर्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, डी वाई। और एक और होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ठीक है, इसको लंदन फोर्स भी बोला जाता है। तो ये सब अट्रैक्शन है, हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अभी आपको जो पढ़ना है वो कौन सा बॉन्ड पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी ये आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके होंगे, मेटेलिक बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया गया था क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, अगर मान लो PO4-3 में कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे बता सकते हैं ना आप लोग। डी पाई पी पाई बॉन्ड जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बताया गया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। और नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होता है जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और जब भी हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 8 और 42 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आंसर इज वीक बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम बात करेंगे, आपको 3 टाइप का फोर्स बोला जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऑप्शन दिया जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, और मेटेलिक बॉन्ड। तो कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, मेटेलिक वाला। समझ पा रहे हैं ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बाकी दोनों ये सब क्या होंगे, वीक। और इन दोनों में हाइड्रोजन और वंडरवॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है ना। अब थोड़ा बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ में देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होगा, मतलब हाइड्रोजन फोन के साथ में जुड़ा होगा। फोन बोला जाए तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोजन है, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा होता है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल यही तीनों एलिमेंट जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कहीं केसों मतलब कोई आपको एक एग्जांपल मिलेगा जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जहां में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। वो एक कुछ स्पेशल केस है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन इज अटैच विद, if hydrogen is attached with more electronegative element, if hydrogen is attached with more electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, fluorine, oxygen, nitrogen are called hydrogen bond. लिखेंगे in some cases chlorine, in some cases chlorine also exhibit hydrogen bond. नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे the energy released during hydrogen bond, the energy released during hydrogen bond is lies between 8 kilojoule per mole to 42 kilojoule per mole. अब बात करेंगे, इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
और दूसरा होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक होता है इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं इंट्रा का मोलिकुलर का मतलब होता है यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मोलिक्यूल होगा, ठीक है, तो नाम होगा इंट्रा। और अलग अलग मोलिक्यूल में होता है तो क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ में HF है और यहाँ में भी HF है, ठीक है, और यहाँ में आप लोग जानते हैं कि H+ में फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहाँ में भी पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना? तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, प्लस माइनस है, तो इसमें क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। और यही जो अट्रैक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जो अट्रैक्शन होगा, ये जो बॉन्डिंग होगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलेंगे, सॉरी, इंटरमोलिकुलर। क्या हो जाएगा ये, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें NH3 और यहाँ में लिखा है वाटर, ठीक है, क्या यहाँ में बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बताइए, यहाँ में नेगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ में पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस होगा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ में भी जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? तो अलग अलग मॉलिक्यूल में होता है तो इंटरमोलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा तो इंट्रामोलिक्यूलर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए आप। तो देखिए, हमने इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ एग्जांपल आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें CH3COOH इन वेपर फेज, ठीक है। अगर हम वेपर फेज की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड क्या होता है भाई, डाइमराइज हो जाता है। एसिटिक एसिड क्या करते हैं, वेपर फेज में डाइमराइज हो जाता है, ठीक है। और डाइमराइज होके ये क्या बना लेता है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ में क्या होगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ में पार्शियली नेगेटिव, यहाँ में पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखना है कि जो एसिटिक एसिड होता है वेपर फेज में डाइमराइज हो जाता है। एसिटिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, वेपर फेज में क्या होता है कि जब एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड के साथ में कंबाइन, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, CH3COOH का होल ट्वाइस, डाइमराइज हो जाता है। डाइमर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर ले, है कि नहीं? जब एक आप लोग का चैप्टर हुआ करता था तो उसमें हम लोग पॉलीमराइजेशन पढ़ते थे, तो बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता था, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल था जो यूनिट बार बार रिपीट होती है उसको बोलते थे मोनोमर, है कि नहीं? तो वो चैप्टर ही रिलेटेड है तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाएगा। तो ये डाइमराइज होके इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, मैं बोला था ना कि हाइड्रोजन, क्या बोला था कि अगर हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच हो, FON के साथ में हो ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट करते हैं। तो देखिए यहाँ में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होंगे जिसमें क्लोरीन भी क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है। और कुछ कार्बन भी ऐसा है, जैसे अभी आपको दिखाया भी जाएगा। नेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे अगर हम बात करें HCN, यहाँ में बात करें HCN, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। तो यहाँ में बताइए, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। नाइट्रोजन में किसका ईएन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन। समझ पा रहे ना? अब थोड़ा सा यहाँ में बात करेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, ये हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है क्या? तो मैं बोला था ना कि अगर हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा है, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस भी मिलेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये स्पेशल केस यही है। स्पेशल केस में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये CN के साथ में जुड़ा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp,
है कि नहीं। और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो किसकी मतलब जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp है, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, तो इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, तो इंटर लिखा है क्या, इंटरमोलिकुलर, समझ पा रहे हैं ना। अब हम बात करेंगे वाटर सॉलिड एसिड में, समझ में आया क्या। कार्बन की EN और हाइड्रोजन में देख लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो इसका वजह से उस पे वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, अगर डेवलप हो जाएंगे तो ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे, वाटर की बात करें, ये याद रखना है कि एक वाटर, अगर वाटर सॉलिड एसिड में है तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी बहुत साल पहले क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, यहाँ में इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, आपको मालूम है। लोन पेयर का मतलब यहाँ में ये लोन पेयर है ना भाई, लोन पेयर मतलब नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो आराम से दे देगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। अगर हम बात करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, ठीक है, इस कार्बन ऑक्सीजन में किस पे, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, तो मान लो एक दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल आया और इस पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो इन दोनों का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब ये इस ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन को देखो, तो क्या इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ में, तो बताइए तो यहाँ में होगा हाइड्रोजन, यहाँ में ऑक्सीजन, यहाँ में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाटर सॉलिड की, तो यहाँ में क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बात करें यहाँ में वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ में बात करें वाटर में, तो यहाँ में कैसा चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल, इस वाटर के मॉलिक्यूल का, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो कॉपी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि H2O जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, और H2S जो होता है वो गैस होता है। तो लिक्विड होने का रीजन ये भी हो सकता है, जैसे देखो सेमी, ये ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है, ऑक्सीजन फैमिली का ही तो हाइड्राइड है, जैसे H2O H2S, है कि नहीं। तो अगर ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होना चाहिए, लेकिन ये तो गैस होता है। और आप लोग जानते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है वो जनरली गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, सॉरी, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो क्या होता है बताइए, वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में C1 to C4 क्या होता है, गैस होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन गैस होता है, C5 से लेकर C17 तक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है कि नहीं। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उसको क्या करना चाहिए भाई, कौन सा स्टेट में पाया जाना चाहिए था, गैस में। और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है या तो लिक्विड या तो सॉलिड स्टेट में पाएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। तो उसका रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल अकेला नहीं होता है, समझ पा रहे हैं ना। वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के 4 मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसका वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड, और ये हो जाएगा गैस, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बहुत साल पहले मैं पूछूंगा वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 4, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट में आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, नेक्स्ट में हमारा एग्जांपल होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल।
देखिए यहाँ में क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ OH को फिनॉल बोलते हैं और इसका ये पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप लगा है। NO2 क्या करेगा बताओ, फिनॉल की एसिडिकेशन बढ़ाएगा या घटाएगा? ये सिंपल सी बात है, जल्दी बताइए। घटाएगा बढ़ाएगा? घटा देगा। मतलब क्या, फिनॉल, नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल में किसकी एसिडिकेशन ज्यादा है? फिनॉल नाइट्रो किसकी एसिडिकेशन ज्यादा है, ए का या बी का? कितना गलत आप बता रहे हैं। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अरे भाई, जब भी एसिडिकेशन करेंगे तो किसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं? NO2 का कौन सा इफेक्ट? और नेगेटिव पे चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबल कार्बन एनाइन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, अगर मान लो ऐसा होता, OCH3 होता तो ये लोन पेयर है, तो ये प्लस M होगा। ऑर्थो पैरा में देता है कि नहीं देता है? तो ये टेंशन है और ये टेंशन देगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो बताइए, अगर हम बात करें यहाँ में, तो बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इसमें माइनस चार्ज है, यहाँ में प्लस चार्ज है, प्लस माइनस, और यहाँ में क्या होगा, माइनस। क्या यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा? और यहाँ में क्या होगा, माइनस, और यहाँ में होगा प्लस, और यहाँ में होगा माइनस, क्योंकि FON होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ में बॉन्ड। तो यहाँ में जो बॉन्ड हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड का कौन सा टाइप है, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, तो याद रखना है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे ना? पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ना कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं NaHCO3 दिखाई दे या KHCO3 दिखाई दे, तो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर नहीं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर। तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा गया है इन पैरा नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर होता है, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, तो मुझे लग रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत सारा एग्जांपल हो गया है। अब हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होगा और इसमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते रहेगा, फिर NaCO3 का आएगा। मतलब ये पॉलीमेरिक चेन बनाता है, मतलब ये बार बार यूनिट रिपीट होते रहेगी और उसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार KHCO3 में भी सेम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। इंट्रामोलिकुलर H1। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा, एक ही विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे ना? अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो इसका एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हैं ना? तो हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे, लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की देखा जाए भाई, यहां में है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है,
अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में आप लोग को मालूम है हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस आएगा, और यहाँ में क्या आएगा, माइनस। तो क्या यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हुआ है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे ना। तो जब भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो भाई एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक चैलेट का फॉर्मेशन होता है, तो जितना चैलेशन होता है उतने ही ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ पा रहे ना। जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि जो बाइडेंटल लिगेंड होते हैं वो एक चैलेट का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और जितना ज्यादा चैलेट का फॉर्मेशन करेंगे उतने ही ज्यादा वो कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो बताइए ये क्या बनाया, एक चैलेट रिंग बना दिया, बनाया कि नहीं यार, बनाया ना भाई, एक चैलेट रिंग बना लिया। और कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर का एक रिंग का फॉर्मेशन हो रही है। तो चैलेट जितना मेंबर का रिंग बनेगा उतनी ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं। तो इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बताइए क्या है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, आगे क्या लिखा है, इंट्रा। तो अगर मान लो यहाँ में लिखा है, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ में देखिए OH है और यहाँ में क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, और यहाँ में क्या होगा, प्लस, और इसके साथ में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या है, ऑर्थो फ्लोरो, क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। तो यहाँ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, सेलिक एसिड एंड सैलिसल्डिहाइड। तो लिख लीजिए ये सब एग्जांपल है। तो यहाँ में बताइए कितना मेंबर का रिंग बन रहा है, यहाँ में तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, कितना मेंबर का रिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन रहा है ना। यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ में कितना मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ में और यहाँ में भी कितना, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी चैलेट है। इसका नाम देखो CHO लगा है तो एल्डिहाइड होता है, तो नाम होगा सैलिसल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं ना। और COOH लगा है तो नाम क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में OH होगा और CHO होगा तो नाम क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड, और COOH होगा तो सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है ना। इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए मैं बोला था ना कि क्लोरीन भी किस सम केसेस में भी जो क्लोरीन होता है भाई वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ में देखिए, यहाँ में क्लोरीन जो है, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl का, तो इसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। समझ पा रहे ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और जब भी रिंग का फॉर्मेशन होता है चैलेट रिंग बनता है, कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ में जो रिंग कितना मेंबर का बना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ में क्या हो रही है भाई, 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन वो भी स्टेबल होता है। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए यहाँ में जो क्लोरीन है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, नाम है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। याद रखना भाई, अगर हम लोगों को मतलब अगर मान लो यहाँ में OH है, COOH है, या CHO है, या F है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन में है तभी इनका कौन सा हो सकता है बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यही ग्रुप पैरा पोजीशन पे लग जाए तो ये इसका बीच में क्या नहीं हो पाता है, इंट्रामोलिकुलर नहीं हो जाता है। उस केस में दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। समझ पा रहे हैं आपको। तो याद रखना है कि अगर मान लो ये सब केसेस में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा होगा तभी इंट्रा होगा, अगर मेटा और पैरा पोजीशन पे लगा हो तो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग।
तो ये यही इस साल का नीट का क्वेश्चन है 2024 का। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस साल का क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग से आया था वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आया था, अभी मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो याद रखना कि अगर मान लो हमारे पास में यहाँ में लिख सकते हैं आप, अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगी तो इंट्रा होगा, अगर मान लो मेटा और पैरा पोजीशन पे है तो क्या हो सकता है, इंटर। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन में, तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ठीक है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, इसे बहुत आसानी, इसकी अच्छी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। विस्कोसिटी के बारे में पूछा जाएगा, वोलेटाइल कौन है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, किसकी वॉल्यूम बॉन्ड ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो ये सब बारे में हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जब भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन बात करेंगे, तो एप्लीकेशन जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बल्क प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है भाई? बल्क प्रॉपर्टीज होती है। बल्क का मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज होती है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें, मान लो ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, बल्क का मतलब होता है अगर मान लो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसमें है इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रा मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर में ही हो जाएगा, है कि नहीं, इस मॉलिक्यूल के अंदर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यह है इंट्रा मोलिकुलर। क्या इसका हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका कुछ लेना देना है क्या? क्या ये दोनों मॉलिक्यूल का बीच में कुछ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? नहीं। बल्क का मतलब होता है इसका भी इफेक्ट इस पे पड़ना चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या आप? मान लो ये मॉलिक्यूल है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, समझ पा रहे हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, वो दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये इसके अंदर में होगा, इसका इफेक्ट इस पे नहीं होगा, इसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो बल्क का मतलब होता है बहुत सारा मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ में नहीं हो सकता, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मान लो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका बीच में अट्रैक्शन होगा, इसका बीच में अट्रैक्शन होगा, इसका बीच में अट्रैक्शन होगा। क्लियर है ना भाई? तो कहने का मतलब है कि हमारा जो भी हमारा इसका एप्लीकेशन है जिसमें वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वो सब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से कुछ भी इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये बल्क प्रॉपर्टीज नहीं है और ये बल्क प्रॉपर्टीज है, समझ पा रहे हैं ना। अगर हम बात करें भाई, देखो अगर मान लो इस मॉलिक्यूल को अगर हमको क्या करना है, इसमें इन दोनों मॉलिक्यूल का बीच में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो मान लो एक हमारे पास में ये दो मॉलिक्यूल हैं और ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब पूछा जाए बताओ दोनों में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो इसमें अगर आप टेम्परेचर देंगे, मान लो एक कंटेनर में इसको रखा गया है, इसमें क्या हो रहा है भाई, इस मॉलिक्यूल का बीच में कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर में होगा, इसका मॉलिक्यूल में होगा, लेकिन इसका साथ में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों में है, तो अगर हम बात करें दोनों में अगर कंपेयर करना है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो अगर आप मान लो दोनों कंटेनर रखा गया है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखे हैं, तो सेम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले बॉन्ड ना तोड़ना पड़ेगा, तब ना इनका इवोपरेशन होगा। तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बल्क प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो वो बहुत सारा फैक्टर को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। किस को अफेक्ट नहीं कर पाएगी? विस्कोसिटी को नहीं कर पाएगी, बॉइलिंग पॉइंट को नहीं कर पाएगी, वोलेटिलिटी को नहीं कर पाएगी, वेपर प्रेशर के बारे में वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या देखना पड़ेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए पहले एक लाइन लिखेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड does not affect the bulk properties. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द बल्क प्रॉपर्टीज। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट भी बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया या वेपर प्रेशर हो गया, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है भाई? बल्क प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारा मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है ना। तो लिखेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द बल्क प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, such as boiling point, vapor pressure, viscosity, but these property can affected by इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई।
देखिए ये सब जो प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये क्या है, बल्क प्रॉपर्टीज है। लेकिन बल्क का मतलब पूरा मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में तो वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो इफेक्ट नहीं होती है। होती किस में है, इंटरमोलिकुलर में। तो अगर हम बात करेंगे, पहला एग्जांपल में देखेंगे, पहला फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन होता है वो फिजिकल स्टेट होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में अगर हम बात करें, देखिए दो, मान लो हमारे पास में दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे इसमें दो क्वेश्चन बनता है, पहला HF इज लिक्विड बट viscous, देखिए मैं बोला था ना कि इसका फिजिकल इफेक्ट में भी, जैसे HF जो लिक्विड है लेकिन HCl क्या है, गैस है। उसी तरह वाटर लिक्विड है, H2S क्या है, गैस है। ठीक है, तो क्यों है भाई, ध्यान देना, क्योंकि हमारा ध्यान देना, HF में जो होता है, HF और HCl में अगर हम बात करें, मान लो ये कंटेनर है हमारे पास में, जैसे मान लो यहाँ में HF है और यहाँ में HF है कि नहीं, यहाँ में HF है और यहाँ में HF है, तो ये माइनस और यहाँ में प्लस, क्या इन दोनों का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहाँ में अगर हम बात करें HCl का और यहाँ में HCl की बात करेंगे, तो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अगर यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो क्या मॉलिक्यूल पास में आएंगे, लेकिन यहाँ में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। और जो मॉलिक्यूल पास में आते हैं भाई, वो तो उसका स्टेट लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास में होते हैं, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर में होते हैं। इसका वजह से ये क्या होगा, लिक्विड होगा, और ये क्या होगा, गैस होगा। फिर इनका रीजन में क्या लिखेंगे, इन HF एंड H2O हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, in HF and H2O hydrogen bond is present, whereas in HCl and H2S hydrogen bond is absent। ठीक है, हो गया ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया। सेकेंड बात करते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग को, फिजिक्स में ये पढ़ना ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में शायद आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में है ना, पढ़े होंगे ना, लेस विस्कस मोर विस्कस। अगर मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ज्यादा जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है, तो मोर विस्कस है या लेस विस्कस है, क्या है, लेस है। और जो कम धीरे धीरे कर रहा है वो मोर विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर मान लो हमारे पास में यहाँ में हम लोग विस्कोसिटी का मतलब हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, थिकनेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की थिकनेस की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ में जो होती है विस्कोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी जो होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना है। मान लो यहाँ में हमारे पास में दो लिक्विड है, हाँ, तो यहाँ में लिक्विड का लेयर है भाई, बहुत सारा लेयर है। ठीक है, यहाँ में भी लिक्विड का लेयर है। ठीक है, लिक्विड फ्लो करेगी तो लेयर बाय लेयर वाटर के मॉलिक्यूल है ना, लेयर बाय लेयर, तो ये फ्लो करेगा। अगर मान लो इसमें इनके दोनों लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, इनके दोनों लेयर के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, तो ये लिक्विड कम फ्लो करेगा क्योंकि अट्रैक्शन है, और यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये मॉलिक्यूल फ्लो करेगा, है कि नहीं। तो ये लेस विस्कस हो जाएगा और ये मोर विस्कस हो जाएगा। तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, मतलब जो लिक्विड कम फ्लो करता है, समझ पा रहे ना, जिसमें हाइड्रोजन, जो लिक्विड कम फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना, जो लिक्विड इजीली फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ में ये डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। मान लो ये लिक्विड है, यहाँ में बहुत सारा लेयर है, तो यहाँ में थोड़ा सा बोर्ड पे देंगे। अगर मान लो लेयर का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल कम फ्लो करेगा, मतलब ये लेस विस्कस होगा, मोर विस्कस होगा, क्योंकि जो कम फ्लो करता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अगर यहाँ में है नहीं, तो ये मॉलिक्यूल की जो फ्लो होगी वो ज्यादा होगी, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अगर ये मॉलिक्यूल का फ्लो ज्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर मान लो यहाँ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो यहाँ में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ में कम हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल कम फ्लो करेगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है ना, ये बातें आपको समझ में आ गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में, जैसे कि अगर ग्लाइकोल हो जाए ग्लिसरॉल हो जाए, तो जैसे कि अगर हम बात करें ग्लाइकोल का, देखिए फॉर्मूला ये CH2OH, यहाँ में CH2OH, ग्लिसरॉल में क्या होता है देखिए CH2OH CHOH CH2OH, है ना। तो यहाँ में देखिए, यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड तीन है, यहाँ में 2 है, तो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। अगर यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा तो लिक्विड कम फ्लो करेगा, तो ये इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? ग्लिसरॉल का ग्लाइकोल से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हो गया ना, तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वोलाटिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की। समझ पा रहे हैं ना, वोलेटिलिटी, कौन ज्यादा वोलेटाइल है, कौन लेस वोलेटाइल है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात किया जा रहा है। तो यहाँ में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। मैं बोला था ना कि जो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारा जो वोलेटिलिटी हो गई, विस्कोसिटी होगी, वो बल्क प्रॉपर्टीज होती है। समझ पा रहे हैं ना, बल्क मतलब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इसको वोलेटाइल करना है। समझ पा रहे हैं ना, तो मान लो दोनों कंटेनर में इसको रख दिया गया और इसको रख दिया गया, और आप यहाँ में टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, तो बताओ कौन जल्दी से वेपर बना लेगा? ये कभी बनाएगा ना। क्या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या नहीं, नहीं है ना। तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो क्या ये जल्दी से इवोपरेट हो जाएंगे? और ये मॉलिक्यूल को इवोपरेट होना है तो पहले ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो क्या समझ पा रहे हैं ना, इनको बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तब ये जाके क्या होंगे? वोलेटाइल बनाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा वाला देखते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से सुनिए, मैं बोला था ना कि जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द बल्क प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास में यहाँ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ में भी हाइड्रोजन है, उसका टाइप अलग अलग है। क्लियर है ना, यहाँ में भी है, यहाँ में भी है। लेकिन अगर मान लो ये कंटेनर में इसको रखा गया, ये कंटेनर में इसको रखा गया, और आपने हिट किया, तो कौन जल्दी से इवोपरेट करेगा? ये, और ये कम से नहीं कर पाएगा ना। तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है? ये वाला, मतलब मोर वोलेटाइल है ना, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम है उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है कि नहीं है? अब बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, ये तो थोड़ी ना बल्क प्रॉपर्टीज है भाई। जिसकी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसकी वोलेटिलिटी क्या है? कम है। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में क्यों, कौन सा बॉन्डिंग दिखना है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना। मैं बोला ना, बल्क प्रॉपर्टीज मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, वोलेटिलिटी होती है, वेपर प्रेशर होती है, वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है। एक मॉलिक्यूल का दूसरा मॉलिक्यूल से कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। एक मॉलिक्यूल का दूसरा मॉलिक्यूल से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो इसका तो नहीं होता है, इसमें ये खुद ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ही मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ में देखो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा
अब ये नहीं, मैं यहाँ में नहीं लिखा इंटर इंटर, अब खुद समझदार है इसलिए पहले लिखा गया था इंट्रामोलिकुलर डज नॉट अफेक्ट द बल्क प्रॉपर्टीज, और हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज कैसी है, बल्क प्रॉपर्टीज है, समझ पा रहे हैं ना। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, होगी। तो बताओ, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसकी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ में देखो, यहाँ में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को रखा गया है और यहाँ में पैरा नाइट्रोफिनॉल को रखा गया है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोमिनॉल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये बल्क प्रॉपर्टीज है, ये नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो ये बाहर जल्दी से बाहर इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन इसको इवोपरेट होने के लिए पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब ये इवोपरेट हो पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ, यहाँ में भी वेपर बनेगा, यहाँ में भी वेपर बनेगा, लेकिन वेपर किसका ज्यादा बनेगा, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसका वेपर कम बनेगा। तो जिसका वेपर ज्यादा बनता है, वेपर का जो प्रेशर होता है उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो क्या वेपर प्रेशर का वही सेम रिलेशन होगा जो वोलेटिलिटी का होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं ना, बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलेटाइल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मान लो इसको मैंने ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, एक मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो वोलेटिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, आ गया ना। तो बताओ, क्या वेपर प्रेशर का भी सेम यही ऑर्डर होगा। वेपर प्रेशर, बताइए, वेपर प्रेशर में लिख सकता हूं क्या, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, लिख सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, भाई यहां में देखो, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बल्क प्रॉपर्टीज है। तो इसको अगर आप टेम्परेचर देंगे तो ये मॉलिक्यूल पहले टूटेगा फिर वेपर बनाएगा, लेकिन यहाँ में तो है ही नहीं, ये इस मॉलिक्यूल का इवोपोरेशन जल्दी होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल यहाँ में ज्यादा वेपर बनाएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका वेपर प्रेशर कम है। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है बताओ भाई, ए और बी में। बी में कौन सा देखते हैं भाई, इंटर मॉलिक्यूलर। क्यों नहीं आप समझ पाते हैं, आप बोलेंगे यहाँ में भी है, यहाँ में भी है, तो गलती हो सकती है। यहाँ में जो एच बॉन्ड है वो बल्क प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन में हमेशा बल्क प्रॉपर्टीज देखा जाता है, और बल्क प्रॉपर्टीज किसका नहीं होता है, इंट्रा का नहीं होता है, इंटर का होता है। तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर है, जिसका वजह से यहाँ में प्रॉपर्टीज है। इस मॉलिक्यूल को इवोपोरेशन कराएंगे और इसको भी कराएंगे, तो कौन जल्दी से इवोपोरेट होगा, ये, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं भाई, आराम से इवोपोरेट हो जाएंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल दोनों एक साथ में है, तो पहले दोनों को तोड़ना पड़ेगा, तब वो मॉलिक्यूल धीरे धीरे वेपर बनाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जिसमें प्रेजेंट है उसमें कम है। समझ पा रहे हैं ना। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा। अगर तुमको डाउट हो रही है तो यहाँ में लिख लेना इंट्रा। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रा। हाँ, तो गलती से ना लिखा भाई, वो मेरा गलती नहीं था। इंटर, इंटर होगा, ENT। इंटर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हाई स्कूल को इंटर बोलते हैं क्या। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्या ये वेपर प्रेशर का ऑर्डर है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब सोचो, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये भी बल्क प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या मतलब, यहाँ में देखो, इस मॉलिक्यूल को इवोपरेट करना है, इसको इवोपरेट करना है। मान लो दोनों का सेम टेम्परेचर रखा गया है, मान लो 25 डिग्री में इवोपरेट हो गया, ये नहीं ना होगा, क्योंकि बीच में तो अट्रैक्शन है। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो क्या इसको इवोपरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा और इसको कम। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ में बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन बॉन्ड में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली। तो लिख सकते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, इंटर। तो बताओ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पैरा।
मुझे लग रहा है अब समझ गए आप लोग, है ना। एक और यहाँ में होती है, आप इसको लिख देना, सरफेस टेंशन। टेंशन भी एक फोर्स होता है ना। पहले आप लोग 10 में थे तो टेंशन मतलब अलग ही टेंशन वाला सोच रहे थे ना। 12 में आए तो टेंशन मतलब एक फोर्स होता है, टी से लिखा जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ में बात करेंगे। तो यहाँ में देखिए सरफेस टेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो आप इसको याद रखना है। तो कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्टली है और कुछ इनवर्सली है। कौन कौन सा इनवर्सली है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो कौन कौन सा डायरेक्टली है, विस्कोसिटी डायरेक्टली है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली है, सरफेस टेंशन डायरेक्टली है। फिर उसमें इनवर्सली में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारा, वोलाटिलिटी है और वेपर प्रेशर है ना। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ये एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ में क्वेश्चन क्या है, ये इसी साल आया था आप लोग का, रिसेंट 2024 में। वैसे आप लोग दिए होंगे लेकिन याद तो नहीं होगा। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन यही है इस साल का क्वेश्चन। ए मल्टीपल आंसर है इसका, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, केवल ए। चलिए, आप लोग बोल रहे हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ में देखिए OH है और ये NO, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ये, और यहाँ में OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन में है। तो ये देखो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा में है, पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ में इंटर मोलिकुलर होगा, और यहाँ में देखो ऑर्थो मेटा पोजीशन में है, तो हाइड्रोजन इंट्रा नहीं होगा। समझ पा रहे ना, इंटर होगा। और HF में क्या होगा बताइए, इंटर होगा कि इंट्रा होगा, इंटर होगा। HF SF कंबाइन करके इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है ना। तो सबसे ज्यादा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन और लिखेंगे, which amongst the following is incorrect statement, which amongst the following is incorrect statement। पहला ए ऑप्शन में लिखेंगे, C2 molecule has 4 electron, C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerate pi molecular orbital, 2 degenerate pi molecular orbital। next He2 plus, next B ऑप्शन में He2 plus ion has 1 electron, He2 plus ion has 1 electron। C में O2 plus ion is diamagnetic, next में लिखेंगे the bond order of, last D option, the bond order of O2 plus O2, the bond order of O2 plus comma O2 plus comma O2 minus comma O2 minus 2, O2 minus ऐसा R 2.5
2.5, 2, 1.5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताइए क्या होगा जल्दी जल्दी। पहला सही है क्या? C2 जो क्वेश्चन दिया है C2 में बोला है 4 इलेक्ट्रॉन होगा इनटू डिजनरेट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। सही लिखा है। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? C2 का बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होगा, और 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है कि 3 होता है? 3। तो 14 का 3 तो 13 का क्या होगा? 2.5। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2। तो क्या वो जो 2 है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब उसके बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, और वो दोनों बॉन्ड क्या पाई बॉन्ड है क्या? ये आपको देखना पड़ेगा, पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। सिग्मा या पाई, वो कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, ऐसे तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो देखेंगे कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 1 से सिग्मा स्टार 1 कैंसिल कर देगा, है कि नहीं? तो आपको लास्ट में देखना पड़ेगा। तो क्या वो 2 आ रहा है? क्या वो 2 पाई बॉन्ड है क्या? 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या वो डिजनरेट बोला है क्या? दोनों पाई ऑर्बिटल जो है क्या उन दोनों की एनर्जी बराबर है क्या? पाई 2px पाई 2py बराबर ही होता है ना, तो डिजनरेट ऑर्बिटल बोला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा है। समझ में आए नहीं आए या समझाया जाए? समझ में आ गया नहीं आया? जब हम C2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसा लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये इससे कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करेगा? पाई 2px पाई 2py, क्या दोनों की एनर्जी बराबर है कि नहीं? तो क्या इसको डिजनरेट ऑर्बिटल बोला जाएगा? तो क्या ये हमें बताओ कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 2। मतलब अगर हम बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल स्टेबल है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है वो दोनों पाई बॉन्ड ही है। अगर पाई बॉन्ड 2 है तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। और वो कहाँ में है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों की डिजनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसा देखा गया था। अगर मान लो यहाँ में कितना आता है? पाई बॉन्ड 3 आता है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल करने वाला है नहीं। तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पाई में 4 इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड 2 बनेगा, तो 3 बॉन्ड बनेगा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई थी, है ना? चलिए बोर्ड पे हमें ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बी ऑप्शन बताइए सही है या गलत है? बी ऑप्शन He2 प्लस He+2 मतलब हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। हाइड्रोजन हीलियम होता है ना। He2 बोला जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। प्लस हो गया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना बोला था ऑप्शन में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ सही है या गलत है? गलत है। सॉरी He2 नहीं बोला था, H2 प्लस बोला था, मैंने गलत लिखा था। H2 प्लस, H2 प्लस है कितना इलेक्ट्रॉन बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन। सही है ना? मतलब बी स्टेटमेंट भी सही है। सी ऑप्शन में बताइए O2 प्लस पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक। और ऑप्शन में क्या बोला है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि O2 प्लस में बताइए, O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 15। और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या ही होता है बताइए? पैरामैग्नेटिक। तो ये 100% पैरा होगा, लेकिन बोला क्या है? डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन में क्या था? डी ऑप्शन में आपको दिया था O2, फिर क्या था? O2 प्लस, फिर क्या था? O2 माइनस, फिर क्या था? O2 माइनस 2। और यहाँ में इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा? 2। और यहाँ में 15 है तो कितना हो जाएगा? 2.5, है ना? सही है ना? और यहाँ में क्या हो जाएगा? 17। तो यहाँ में भी क्या हो जाएगा? 1.5। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपको मैच कर रहा है क्या? तो कर रहे हैं। तो भाई सब सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या ही है? सही है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया। तो ये भी नीट का ही क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको याद होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन।
ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का आ सकता है। तो पहला बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में क्या है कि सबसे पहले बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सेल नंबर, जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उसका लेंथ बढ़ जाता है। तो पहला फैक्टर, जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको देखना पड़ेगा सेल नंबर। ठीक है, तो जिसका सेल नंबर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें HF, HCl, HBr, HI, क्लियर है ना। तो यहाँ में देखो हाइड्रोजन सब में तो सेम है, चेंज क्या हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ में जो सेल नंबर देखेंगे 1 2, यहाँ में क्या है 1 3, 1 4, 1 5। तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा बताइए, HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। F2Cl2 Br2 I2 में देखो यहाँ में सेल नंबर देखना पड़ेगा, सबसे पहले सेल नंबर 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 ना। तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसका सेल नंबर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जब सेल नंबर ही सेम हो जाए तो कैसे चेक करेंगे, तो उस केस में हमको क्या लगाना है, बॉन्ड ऑर्डर। क्या लगाना है, बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम ये चेक करना है। दूसरा ये है कि अगर हमारा बॉन्ड लेंथ सेम हो जाता है तो आपको देखना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तुम लोग नहीं बोलते, मुझे लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा डाउट हो जाता है मुझे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे। जैसे कि मान लो ये मॉलिक्यूल है C2H6, C2H4 और C2H2। अगर ऐसा मॉलिक्यूल लिखा है और इसमें आपको कंपेयर करना है, आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले तो आप बोले थे कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन करा लेना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है 1 से 20 इलेक्ट्रॉन तक तो आपका डायरेक्टली यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 1 से 20 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे I2 में तो इलेक्ट्रॉन भाई 20 तो नहीं है, तो अगर 1 से 20 इलेक्ट्रॉन है तो MOT थी आराम से लगा के आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो सेल नंबर सबसे पहले देखना पड़ेगा। सेल नंबर जिसका ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ में तो देखो सेल नंबर की अगर हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन का सेल नंबर, कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ तो सेम ही है। तो सब कुछ सेम है तो कैसे कंपेयर किया जाए, तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर, और बॉन्ड ऑर्डर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोग को मालूम होगा इथेन में, तो इथेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, इथीन की स्ट्रक्चर ऐसी है और एल्काइन का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अब थोड़ा सा कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड कैसा है, सिंगल। कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड डबल। कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड ट्रिपल है ना। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं कार्बन कार्बन का, है ना। तो बताओ यहाँ में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ में बॉन्ड ऑर्डर 2 और यहाँ में बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम का बीच में कितना बॉन्ड है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है ना। तो यहाँ में कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं तो 3 है ना। तो बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, C2H6 का। कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन, समझ पा रहे हैं ना, कार्बन कार्बन का लेंथ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ में लास्ट में, C2H6 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर C2H4, फिर क्या होगा C2H2। ये है बॉन्ड लेंथ किसका, कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड लेंथ आपने कंपेयर किया है, कॉपी कर लीजिए। देखिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं लग रही है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी बॉन्ड लेंथ बात करते हैं तो किसका किसका बीच का बॉन्ड निकालना है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में हम जो बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं वो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं। चलिए आइए इधर देखिए और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लो लिखा है N2, लिखा है N2H2, फिर लिखा है N2H4, ठीक है। तो इसमें आपको कंपेयर करना है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच का लेंथ को कंपेयर करना है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। N2 का स्ट्रक्चर है, N2 का फोटो मालूम है क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सही। और नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3। क्या नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। नाइट्रोजन का मैं बोला था ना सेकेंड पीरियड का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 ही होती है कि नहीं। तो बताओ नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, लेकिन उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा क्या वो लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, समझ पा रहे हैं ना। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर, बहुत सही बात है। और यहाँ में देखिए नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन कितना है 2, कितना है 2। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड 3, कितना बना सकता है 3। मान लो भाई 2, यहाँ में हाइड्रोजन भी कितना है 2, तो मान लो यहाँ में 1 हाइड्रोजन, यहाँ में 1 हाइड्रोजन, बोलो क्लियर है क्या। क्या नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है, नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, सेटिस्फाई हो गया है। अब हम बात करेंगे N2H6 का। अब हाइड्रोजन कितना है भाई 4, तो यहाँ में ऐसा 2 हाइड्रोजन, यहाँ में 2 हाइड्रोजन, यहाँ में, क्लियर है ना। इसका नाम होता है हाइड्राजीन,
क्या नाम होता है? हाइड्राजीन। N2H4 का नाम क्या होता है? हाइड्राजीन। इसको लिखा जाता है NH2NH2। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ बताओ भाई, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना? 3। यहाँ में तो बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? बोलिए। N2H4 का नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड लेंथ, वहां में लिखा है NN ना। उसके बाद बताओ किसका होगा? N2H2। उसके बाद किसका होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या PO4-3 का जानते हैं या फोटो? क्या SO4-2 का? क्या ClO4-1 का? आपको क्या करना है? बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, मैं यहां में कर लेता हूं। फिर आप सोच रहे होंगे, अच्छा बताओ किसका बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है? ये तो समझ में आ रही है, ये बॉन्ड लेंथ किसकी किसकी थी भाई? NN की। अब यहाँ में अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है? पहले बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। ऑक्सीजन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड। फॉस्फोरस थर्ड। सेल नंबर 232323 सेम सेम है क्या? सेल नंबर तो सेम हो गया। क्या देखना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं किसका किसका बीच का बॉन्ड लेंथ निकालना है, ये तो देखना पड़ेगा। तो बोला गया है एक्स और ऑक्सीजन। एक्स बोले तो सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन का बीच का लेंथ को कंपेयर करना है। सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करिए। बताओ यहाँ में सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ, सल्फर ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ और क्लोरीन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? क्लियर है ना? आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या आपको PO4-3 में बताओ क्या क्या लिखा है? 3 ऑक्सीजन पे 3 ऑक्सीजन होगा जिसपे चार्ज -1 होगा। कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा? क्या सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा? क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा? बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा? क्या यहाँ में रेजोनेंस होगा? अरे भाई तुमको ऐसा लग रहा है क्या ये बॉन्ड बड़ा होगा ये बॉन्ड छोटा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ में रेजोनेंस है। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन, तो क्या यहाँ में रेजोनेंस बनेगा? और रेजोनेंस बनेगा तो इसका मतलब क्या? इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ ऐसा आएगा? क्या यहाँ में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा? क्या पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया गया था? अगर क्या इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई हो सकती है क्या? नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। यहाँ में PO4-3 में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला 1 + पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा। क्लियर है ना? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, ध्यान देना। ये आप लोग समझ लेना कि सारा बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा? बराबर होगा, बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। तो बताइए यहाँ में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 + पाई। पाई कितना है? 1। सिग्मा कितना है? 4 है ना? तो क्या हो जाएगा? 1.25 आएगा क्या? कैलकुलेशन गलती होगा तो आप लोग बताइएगा। अरे भाई बता सकते हैं ना ऐसा? ठीक है, तो यहाँ में देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 + पाई। पाई कितना है? 2। सिग्मा कितना है? 4। 1/2 0.5 1.5 है ना? ठीक है, अब यहाँ में देखेंगे ClO4 का स्ट्रक्चर में देखेंगे आप लोग। ClO4 का स्ट्रक्चर ऐसा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बताइए 1 + पाई कितना है? 3 और सिग्मा कितना है? 4। तो ये कितना आएगा? 1.75 शायद, है ना? ठीक है, तो आप बताइए किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड देख रहे हैं हम लोग ना, किसका ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है? PO4-3, फिर उसके बाद SO4-2, उसके बाद ClO4-1। तो कॉपी हो गया। चलिए इस पे नेक्स्ट क्लास में और बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा।